हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 4 अध्ययन करने वाले हैं। और इस अध्याय का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें हम मुख्य आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए, जैसा इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि 1895 में देखिए तो बिरसा नाम के एक आदिवासी, हम देखें तो बिरसा या इस प्रकार के आदिवासी जनसंख्या हमें झारखंड में देखने को मिल जाएगा। तो वही दिया है कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदिवासी को झारखंड में छोटा नागपुर का पठार जो है, तो छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं और सारी बीमारियां दूर कर सकता था, जो बिरसा नाम का आदिवासी था। और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा, उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। यानी दीकू जो बाहरी लोग आते थे वहां पे उस बिरसा जनजाति के समूह में, तो वो उनको बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, यानी दीकुओं से वो रक्षा करने के लिए आया है। और कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे भी चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वो उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल, उरांव ये भी शामिल हो गए। उनको मानने लगे। ये सभी अपने आसपास या रहे बदलावों में अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे, क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप वहां तक बढ़ गया था। तो वो उनको भी परेशान करते थे, तो उस समस्याओं से वो बेचैन थे। और बिरसा और उसके साथ ही साथ जो आसपास की और जनजातियां थी, संथाल, उरांव, उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। वो उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। आजीविका खतरे में थी। धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था इनका। तो बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें देखू कहा जाता जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्हें इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। पिछले साल हमने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज, रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों, रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो कि जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीला होता है तो एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। उनमें आर्थिक सामाजिक फर्क भी देखने को मिलता है। ये देखिए दिखाई ये चित्र है। इस चित्र में दिया है कि यह उड़ीसा के गोंड डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं। बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। ये बाजार जा रही हैं नदी के माध्यम से। ये चित्र है। हम देखते हैं कि जनजातीय समूह किस तरह जीते हैं, उनका जीवन शैली क्या होता है। देखिए यहाँ दिया है कि 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पे की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर हिस्से काट देते थे। जमीन पे उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे क्या करते थे? घास फूस के जलने पैदा हुए राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने, बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में वो वैसे छींट देते थे, बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो फिर वो पुनः उसे काट कर वो दूसरी जगह चले जाते थे, उस जमीन को छोड़ करके। तो जहां से उन्होंने अभी तक फसल काटी थी वह जगह कई साल फिर पड़ती पड़ी रहती थी। फिर धीरे धीरे उस पर उपजाऊपन आता था, तो फिर ऐसे वो कृषि करते थे। उसको काटना, जलाना, फिर साफ करना, ऐसे छोड़ के फिर चले जाते थे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत की पर्वतीय जो जंगली पट्टियां होती थी, इसी में रहते थे। इन आदिवासी समुदाय जो था, तो इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही की थी और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पे वे आधारित थे। वे केवल इसी तरीके से ही घुमंतू खेती करते थे। इस तरह प्रकार के उनका कृषि कार्य था। कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे इसमें। तो देखिए इसमें दिया है कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जो थे, आदिवासी समूह, वो पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय
इसी तरह एक समुदाय था और इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर क्या करते थे, निकलते थे। जो हाथ लगाता था उसे आपस में बांट लेते थे। जो हाथ लगता था उनके, वे जंगलों से मिले फल और जड़ें भी खाते थे। खाना पकाने के लिए वे क्या करते थे, साल और महुआ के जो बीज थे उनके तेलों का इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ के वृक्ष जो बीज होते थे उनके तेल बनाते थे, उनका खाने में उपयोग करते थे। इलाज के लिए भी बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को वह स्थानीय बाजारों में बेचने के लिए भी ले जाते थे। और जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की वृक्षों इस प्रकार के फूलों की आवश्यकता थी, इनकी छालों की, तो वो उनको ले जाकर बेचते थे। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानों की पट्टियां इकट्ठा करके ला रही हैं। या भी इससे बनाएंगी अपनी वस्तुएं और फिर मार्केट में बेचेंगी इसको। जैसे ऊपर हमने अभी यहाँ पढ़ा कि पलाश के फूल, तो वही पलाश के फूलों की जरूरत होती थी रंगने के लिए चमड़ों को, तो वे खोंड समुदाय के लोग से ही वो कहते थे, इसकी आवश्यकता पड़ती थी। तो इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीजों की अदला बदले से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा, औरों के लिए काम करने से कतराते थे और बैगा खुद को जंगल के संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। मजदूरी नहीं करते थे बैगा। बैगा जो समुदाय के लोग थे। आगे दिया है कि जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए वे आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, वो खरीदते थे। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों महाजनों पे भी आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। इनको सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज क्या बहुत ज्यादा ले लेते थे उनसे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में भी ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान कहते थे और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे इन्हीं को, क्योंकि बहुत ज्यादा दर पे उनको वो कर देते थे, रेट देते थे। कुछ जनजाति इसमें जानवर भी पालते थे। जैसे इसमें दिया है कि बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ये जो आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जनजाति है, ये कुल्लू के गद्दी जो समुदाय के लोग हैं ये गड़रिये थे। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। जो गद्दी समुदाय था ये गड़रिया यानी भेड़ पालते थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में हम इसको और आगे इसमें दिया है कि हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। देखिए इसमें ये दिया है कि जैसे क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाज में रहने वाले लोगों के काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है। सबका जैसे शिकार का वक्त उनके कृषि कार्य का अलग अलग हो सकता है। तो उसी का वर्णन दिया है कि विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले घुमंतु जो आदिवासी हैं वो शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारे से चलती है। मर्द औरत कौन कौन से काम करें, कामों का भी बंटवारा है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि जो चैत का महीना होता है, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे खूंचे ठूठों को काटने जाते थे। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे, शिकार करते थे, पुरुष का कार्य होता था ये। और शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम ये सारी आदि फल बीन कर लाती थी। जो बैगा औरतें होती थी बैगा समुदाय की, ये या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज भी इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के जो आदिवासी हैं
इसमें बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। ये मध्य भारत में है बैगा समुदाय। और बैसाख में देखें तो जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों के ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पे जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में देखें तो जेठ में ये बुआई करते थे। शिकार चलता रहता था। आषाढ़ में जो बारिश के महीने में देखें तो आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थीं। कार्तिक कुटकी में पक जाती थी और अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी। तो इसमें दिया है कि पुष में ये फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पुष के महीने में ही ये समुदाय करता है। और माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते हैं। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। ये इनका दिया है। इनकी दिनचर्या या जीवन शैली किस प्रकार से अपना आजीविका ये वन करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि ईंधन की ये एक संथाल लड़की है जो कि ईंधन लकड़ी इकट्ठा करके लेके जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह खेती करते हैं। जैसे हमने भी देखा है कि कुछ लोग स्थानांतरित यानी काट के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में फिर चले जाते हैं कृषि कार्य करके, फिर उसको पड़ते छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग एक स्थान पे ही कई सालों तक कृषि करते थे। देखिए बेवड़ दिया, ये मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यानी जो घुमंतु खेती करते थे लोग उसको मध्य प्रदेश में बेवड़ कहते हैं। ये देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह खेती करते हैं। देखिए इसमें कैसे करते हैं। ये दिखाया है कि 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले थे जो एक जगह टिक कर खेती करने लगते थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें जमीन पे अधिकार भी मिल जा रहे थे और बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के जो मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। उस जमीन पे पूरे कबीले के का आधिपत्य था और कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया। उन्होंने जो वंशज से वो आके जमीन को साफ किया। लिहाजा जमीन पर सभी बराबर हक होता था। जो कबीले में जो समुदाय थे, जो लोग थे, सबका उस जमीन पे बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। तो जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। उसके बाद है कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह, शिकारी संग्राहक, घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। तो अंग्रेज स्वीकार किए कि उन लोगों को सभ्य बनाने का प्रयास करते थे। इन जनजातियों को तो उनमें हस्तक्षेप करते थे जो इनको पसंद नहीं था। आगे दिया है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े या क्या असर पड़े। जो औपनिवेशिक शासन अंग्रेजों का आया, भारत पे उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो इनके जीवन में क्या बदलाव आया देखते हैं। देखिए दिया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो आदिवासी समूह था उनका जीवन बदल गया। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ। आदिवासी जो मुखिया थे, मुखियाओं का क्या हुआ, क्योंकि उनका कबीला होता था आदिवासियों का, उस कबीले का एक मुखिया होता था। तो इसी के बारे में दिया है कि मुखियाओं का क्या हुआ। देखिए दिया है कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखिया जो थे, मुखियाओं का ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनकी बातों को मानते थे, उनके अनुसार कार्य होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन में स्थानीय नियम खुद बनाते थे जो मुखिया होते थे कबीलों के। उसी प्रकार आगे दिया है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पे जमीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया और उन्हें अंग्रेजों को नाराज नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास तो जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। यानी पहले जो ताकत थी अब धीरे धीरे जैसे औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुई छिन गया। आगे है कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। जो घुमंतू काश्तकार होते थे, जो जगह जगह घूम घूम कर
कृषि कार्य करते थे अपने भूमि को छोड़ करके। तो ऐसे दिया है इसमें कि ऐसे समूहों से अंग्रेज काफ़ी परेशान हो गए जो घुमंतू कृषि करते थे। वो यहाँ-वहाँ भटकते रहते थे, एक जगह ठहर नहीं रहते थे। तो वे चाहते थे कि आदिवासी भी जो हैं वो क्या करें, एक स्थान पे ठहर के कृषि कार्य करें। जब औपनिवेश अपना स्थापित किए थे तब। ये एक चित्र दिया है, ये है गुजरात के एक जंगल में खेती करते भील औरतें। ये गुजरात के जंगल का चित्र है। ये जो भील औरतें हैं यहाँ पे कृषि कार्य कर रही हैं। यहाँ दिया घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे पेड़ों को काट कर किस बीच-बीच में कृषि कार्य किया जा रहा है। आगे हम यहाँ से देखते हैं कि समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे। अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग एक स्थान पे अस्थायी रूप से रह के कृषि करें और अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना भी आसान था उनको अंग्रेजों को। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि तुम्हारा हिस्सा इतना है, तुम्हारा हिस्सा इतना है। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसा कि आप देख चुके हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है इसके बारे में। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। जो झूम काश्तकार थे, झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान तो होता नहीं था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वालों झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। जब अच्छी उपज नहीं दे पाएंगे तो फिर जब पानी की सुविधा ही नहीं है तो फिर अच्छी उपज कहाँ से वहाँ पे हो पाएगी। तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होता था उस स्थान पे कृषि करना। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो झूम काश्तकार इस बात पे अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, क्योंकि उधर उतनी सिंचाई की व्यवस्था तो थी नहीं, तो वो फिर परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करना चाहते थे अपना। व्यापक विरोध उन्होंने किया अंग्रेजों का, फिर भी उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दी अंग्रेजों ने कि ठीक है, कुछ इलाकों में छूट दे दी कि तुम घुमंतू खेती करो। आगे है कि वन कानून, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर वन कानून लागू करते हैं उन क्षेत्रों पे, तो उनके क्या प्रभाव हैं। इसमें दिया है कि जैसा कि हमने देखा है कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से ही जुड़ा है और जब पहले भी जुड़ा था, अतः कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो आइए इसमें देखते हैं किस प्रकार का प्रभाव, क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे दिया है कि भारी असर पड़ा उनके जीवन पे जो वन कानून बनाए गए। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित भी कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, उनको झूम खेती करने, वही घुमंतू खेती करने, व फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। तो ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में भी जाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया कि जंगलों के भीतर जो आदिवासी थे, आदिवासियों के रहने पे पाबंदी भी लगा दी। उनके सामने एक समस्या और भी पैदा हो गई, अब उनको रहने पे पाबंदी लगा दी। तो समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने, लकड़ी काटने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। आगे दिया है कि जो औपनिवेशिक अधिकारी थे, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया कि झूम जो काश्तकार हैं, काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वहां पे वन गांव बसा दिए कि सस्ते श्रम की आपूर्ति वहां से हो सके उन सब वृक्षों की कटाई के लिए। देखिए यहाँ पे दिया है ये कि एक स्रोत है कि अंग्रेजों की इस देश में जीना कितना कठिन है। ये दिया है कि 1930 के दशक में बैरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किया था और एल्विन ने इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, उनकी संस्कृति को जानना चाहा। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात की शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दरवाजे में देखिए यहाँ पे एक गीत लिखा हुआ है
कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में और दरवाजे में कोतवाल, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। तो अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से, अंग्रेजों के इस देश में जिए, जीना कितना मुश्किल है। ये कविता है। हम आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे आदिवासी जो समूह थे, इस चित्र को देखते हैं। देखिए ये आदिवासी औरतें हैं, गोदारा औरतें, ये बुनाई करती हुई, ये बुनाई कर रही हैं किस तरह से। आगे है कि बहुत सारे आदिवासी जो समूह थे, उन समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या देखें तो 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगते हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। और इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। कि तो आगे देखते हैं कि इसमें दिया है कि यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें, किस प्रकार से व्यापार में प्रभाव पड़ा। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी 18वीं शताब्दी तक। और जो भारतीय रेशम है, भारतीय रेशम की गुणवत्ता भी सबको आकर्षित करती थी। गुणवत्ता अच्छी थी भारतीय रेशम की। और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान में देखें तो झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे। उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। जो कृमि कोष होते थे, जो रेशम के कीट होते थे उनके, और हजारों कृमि कोष जो होते थे के लिए 3-4 रुपए मिलते थे उनको। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां इन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। जो इसमें निर्यातक होते थे, निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले जो बिचौलिए थे, बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। ये बिचौलिए इनसे खरीदते थे कम दाम पे और काफी अधिक कीमत पे बेचते थे, तो इनको काफी अधिक लाभ होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली ही फायदा मिल पाता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे कि ये क्या करते हैं, इनके सामानों को उचित मूल्य पे लेते नहीं है और खुद तो बहुत ज्यादा लाभ कमाते हैं। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है, ये चटाई बुन रही है एक औरत। ये घरेलू कामों के अंतर्गत किया जाता था और अपने बच्चों को भी ये साथ लेकर कारखाने में जाते थे। खेतों और कारखानों में जहां भी जाते थे, अपने बच्चों को साथ लेके जाते थे। ये चित्र देखिए, बिहार के कोयला खनिकों का है। ये कोयला खनन का ये चित्र दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं काम की तलाश। देखिए काम की तलाश में दिया है कि काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले जो आदिवासी थे, आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं शताब्दी में देखें तो आखिरी में, उसके अंत में से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम की चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे और इसी इन खदानों में क्या इनसे काम करवाते थे आदिवासियों से। आगे हम देखें तो नजदीक से देखने पर इसमें दिया है कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों, व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, अप्रैल 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जो हुआ था, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बिरसा मुंडा, वो भी इसी तरह का एक प्रकार का विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह ही। तो हमने देखा यहाँ पे मुख्य मुख्य विद्रोह है कि 1855 में संथालों ने विद्रोह किया, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है बिरसा मुंडा की कहानी। देखिए दिया है बिरसा मुंडा के बारे में कि
देखिए, इनका जन्म हुआ था 1870 के दशक के मध्य में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते ही बीता था। उनका परवरिश मुख्य रूप से जो है था वो होंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोगों ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिखुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे और वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो बिरसा भी स्थानीय ये मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें वो छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में ही बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें, डायन और जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बिरसा थे, इन्होंने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था। वो उन्हें बाहर का मानते थे, जो मिशनरी थे या जो हिंदू जमींदार थे इनको बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। मानते थे कि ये इसमें आके मुंडा बिरसा समुदाय में और इसको इसकी जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। आगे दिया है कि 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें और वो अतीत की एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। तो और या फिर तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। ये सारे कार्यों की वो चर्चा सुनते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादर जो होते थे, बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में ही काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी, जो ये आंदोलन चल रहे थे या फिर इस प्रकार की क्रांति आ रही थी। तो यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। तो वो चाहते थे कि ये सारे जो कि दिकू या फिर बाहरी लोग हैं, मिशनरी हो या फिर महाजन हो या हिंदू भूस्वामी हो, ये सरकार यहाँ पे न रही, सब सब बाहर चला जाए और हम अपना प्रशासन खुद करें। आगे दिया है कि यह आंदोलन जो था बिरसा मुंडा आंदोलन, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं का नष्ट का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां थी, उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू जो भूस्वामी थे, हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीन लेते थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। कोई उनको नहीं सही करता था, ये आते थे तो उनकी जमीन छीन लिए। मिशनरी ने इनकी जो संस्कृति थी उसकी आलोचना करते थे कि तुम्हारी संस्कृति बहुत बुरी है, खराब है। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा भी सुना दी बिरसा को। 1897 में जेल से लौटने के बाद जब बिरसा बाहर आते हैं तो बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों, भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियन यानी जो बाहरी थे उनको वो दीकू यानी रावण मानते थे, उनको तबाह करना है इनको। और बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, उनको निशाना के रूप में साधने लगे और उन्होंने थाने और जो चर्च हुआ करते थे, जो उनके कहें कि जो अंग्रेज और या फिर बाहरी लोग थे, तो थाने और चर्चों को वो मिशनरियों का प्रतीक मानते थे, तो उनको निशाना बनाने लगे और उन पे हमले भी किए। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो जो बिरसा राज था इसका सफेद झंडा प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। 1900 में बिरसा मर गए
और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला तो इसने औपनिवेशिक सरकार को भी एक ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए देखू लोग आदिवासियों की जमीन पे आसानी से कब्जा न कर सकें। इसके लिए मजबूर किया कि कानून हमारे लिए बनाए जाए। और दूसरा है कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपने खास रस्मों संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने अपने परंपरागत चीजों को भी बनाए रखा, उसको बनाने के लिए लोगों को क्या किया, प्रोत्साहित किया। देखिए यहाँ पे दिया है कि हमें नगदी की क्या जरूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी क्या करते थे, अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के जो आदिवासी थे बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं नगदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पे। तो है नगदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। इसमें ये दिया है कि ये नगदी फसल नहीं करना चाहते थे, यह सिर्फ अपने खाने के लिए कृषि कार्य करना चाहते थे, लेकिन जबरन उनसे करवाया जाता था श्रमिक के रूप में उनका उपयोग करके। तो ये हमने देखू या इन देखू के बारे में, देखू क्या था, कौन कौन से स्थानीय समुदाय थे, बिरसा मुंडा विद्रोह क्या था, इसके मुख्य मुखिया क्या थे, इस सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।